हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स को फिर से कवर करेंगे और ये हमारा होने वाला है टोटल 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक टोटल 7 दिनों का होगा और ये पूरे एक हफ्ते का करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, एक हफ्ते का करंट अफेयर्स रहेगा जिसमें हम देखेंगे नियुक्तियां, पहल व योजनाएं, रिपोर्ट व सूचकांक, पुरस्कार व सम्मान, संगठन व सम्मेलन, ऐसे कर करके हम सारे टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के टॉपिक आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पे आयोजित हुआ है? विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये जो आयोजित हुआ है दोस्तों, ये जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में आयोजित हुआ है। इसके बारे में और जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 12 से 14 अक्टूबर को बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 12 से 14 अक्टूबर को और बर्लिन में आयोजित हुआ है, जो कि जर्मनी में पड़ता है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम पूछ लेता है। तो इसका है, एक खंडित दुनिया में स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी लेना इसका मुख्य विषय है। आगे है, ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया है? क्यूआर कोड आधारित कियोस्क जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, लॉन्च किया गया है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के पानीपत में हरियाणा के पानीपत में आयोजित किया गया है ये क्यूआर कोड आधारित कियोस्क। आगे, भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना किस देश में बनाई गई है? भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना किस देश में बनाई गई है? ये याद कर लेना। ये क्वेश्चन जरूर रिपीट करेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बनाया गया है दोस्तों मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में ये बनाया गया है। आगे देखते हैं, मंगोलिया में भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना 1.7 बिलियन डॉलर की तेल रिफाइनरी परियोजना है, जिसे भारत की ऋण सहायता से वित्त पोषित किया जा रहा है। यह परियोजना मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 अक्टूबर को। 17 से याद रखना खतरा। और गरीबी क्या है? खतरनाक होती है, खतरा उत्पन्न करती है। तो ये मनाया गया है 17 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या थी? तो सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करना, ये इसकी थीम रही है। थीम काफी बड़ी है, उतना ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन डेट याद रखना। ठीक है, आगे है, अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 160 डेज को किसने लिखा है? 160 डेज एक पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस ये अमेरिका की अमेरिका की उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं और ये भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। आगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्चेज अ ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सीडीएस अनिल चौहान इसके लेखक हैं। आगे है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र यानी ओवरऑल रैंकिंग में पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, ग्रैंड टाइटल जिसे बोलते हैं, तो वो जीत लिया है विम वन डेन हवर। ठीक है, ये उन्होंने फोटोग्राफ ली है। एक ये भेड़िया है, इसका फोटोग्राफ लेने के लिए, ऐसी सिचुएशन का फोटोग्राफ लेने के लिए उन्होंने 10 साल तक इंतजार किया था। इस वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे, नोबल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता कौन है? तो नोबल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता है मारिया कोरोना मचाडो है इसकी इसको याद रखने की एक ट्रिक है, हल्ला मत मचाओ, हल्ला मत मचाओ, शांति रखो, हल्ला मत मचाओ, शांति रखो। ठीक है,
तो हल्ला से आप हल्ला शांति अपोजिट शब्द है, तो उससे समझ जाओगे। मचाओ से याद रखना आप मचाडो, मचाओ मचाओ से याद रखना मचाडो। और शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, इसलिए ट्रिक है हल्ला मत मचाओ शांति रखो। दोस्तों आपको पता ही होगा नोबेल पुरस्कार कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी, एक मेरी ही क्लास है नोबेल पुरस्कार 2025 ट्रिक के साथ मैंने सारे नोबेल पुरस्कार को यहाँ पे कवर कराया है। ये जो वीडियो है ये इसी चैनल पर है, पाठशाला चैनल पर है, इसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे मैंने सारे मतलब सारे पुरस्कार को, जैसे शांति चिकित्सा रसायन, सारे पुरस्कार जो 6 टोटल पुरस्कार मिलते हैं उनको मैंने बाय ट्रिक से याद करवाया है। आप उसको जरूर देखें, आपका फायदा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा है, इन्हें गणित का नोबेल पुरस्कार जिसका नाम है एबल पुरस्कार, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है 2025 वाला। आगे है 8,000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं थमनैनी, मतलब थमजा, थमनैनी। 8,000 मीटर से जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उनको पार करने वाले थमनैनी जो है पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। इनके बारे में और जानते हैं। 8,000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थमनैनी बन गए हैं। इन्होंने हाल ही में 14 अक्टूबर 2025 को दुनिया के छठे सबसे ऊंचे पर्वत च्यों उंग, जिसका नाम है च्यों उयू, जिसकी ऊंचाई है 8,188 मीटर पर चढ़ाई पूरी करने के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के 36 वर्षीय पर्वतारोही भरत भरत खम्बीनैनी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो कहाँ के रहने वाले हैं पूछ सकता है, तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। अब आगे 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य के 7 शहरों में किया गया है? तो ये राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित होगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक, सॉरी 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित होंगे। ये शहर हैं जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। इन खेलों में 23 पदक खेल और एक प्रदर्शन खेल यानी खो खो शामिल है, जिसमें 5,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भारत में विश्वविद्यालयों के बीच एक राष्ट्रीय स्तर की बहु खेल प्रतियोगिता है जो देश भर के एथलीटों को एक साथ मंच प्रदान करती है। आगे 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स 11वीं एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश ने की और कौन शीर्ष पर रहा? तो इसकी मेजबानी दोस्तों भारत ने की है और शीर्ष पर रहा है कजाकिस्तान। भारत ने की है इसकी मेजबानी और शीर्ष पर कजाकिस्तान रहा है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक अहमदाबाद, भारत में हुआ। यह चैंपियनशिप वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई, जिसमें तैराकी, कलात्मक तैराकी, गोताखोरी और वाटर पोलो जैसे खेल शामिल थे। यह पहला अवसर था जब भारत ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी की और दूसरी बार यह दक्षिण एशिया में आयोजित हुई है, ठीक है। पहली बार भारत ने इसकी मेजबानी की, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का फाइनल किस देश में आयोजित किया जाएगा? वर्ल्ड बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का फाइनल किस देश में आयोजित किया जाएगा? मतलब कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये दिल्ली में आयोजित किया, भारत में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आगे है रिकॉर्ड 23वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो जीता है मणिपुर ने, ठीक है। मणिपुर ने गोल्ड नहीं जीता, मणिपुर ने जीत लिया मणि, ठीक है। मणि जीत लिया है, ऐसा करके याद रखना। के बारे में और जानते हैं। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025-26 जो कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, मणिपुर ने जीती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को फाइनल में 1-0 से हरा कर यह खिताब अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है और भारत में महिला टीमों के लिए एक प्रमुख प्रतियोगिता है। आगे है स्नो
स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए की गिनती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिम तेंदुए गिनती करने वाला बन गया है हिमाचल, हिमाचल बन गया है। हिम से यहाँ, हिम यहाँ पे भी हिम हिम यानी कि हिमालय में ही ये सब रहते हैं, बर्फ बर्फ में, तो इसकी गणना करने वाला पहला बन गया है राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे। भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है दोस्तों 22,446। ठीक है, और देश में पहली बार ये डीएनए पद्धति से इसकी गणना हुई है। डीएनए पद्धति से कैसे गणना हुई है? पहले ऐसे ही पैरों के निशान वगैरह से गिनते थे तो उसमें काफी गड़बड़ियां हो जाती थी, लेकिन डीएनए से क्या होगा? डीएनए से होता है कि इनका जो ये जो मल त्यागे रहते हैं, मल गोबर इनका जो होता है, उसमें क्या है, उससे ये डीएनए का पता लगाते हैं, क्योंकि डीएनए हर हर जीव का अलग अलग होता है, तो उससे डीएनए से पता लगाए हैं कितने प्रकार का डीएनए मिला है, तो उस हिसाब से उसको पता लगाया। इसको आगे देखते हैं। भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना यानी SAIE 2021-25 है, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत आयोजित की गई थी। इस सर्वेक्षण में मल के नमूनों से डीएनए विश्लेषण के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का उपयोग किया गया और हाथियों की कुल संख्या का अनुमान लगाने के लिए मार्क रिक्रेप्चर मॉडल का इस्तेमाल किया गया। इस गणना में भारत में जंगली हाथियों की संख्या 18% की गिरावट का पता चला। 2017 की गणना की तुलना में यह घटकर 22,446 रह गई है। सबसे अधिक हाथी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट ये भारत है, तो पश्चिमी घाट इधर पाए जाते हैं, जहाँ पे 11,934 हाथी हैं। और कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी हैं, तो 6,013 हाथी हैं। इसके बाद असम में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, उसके बाद असम में। कंफ्यूजन में केरल मत लगाना दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे असम है। आगे, सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो हरिमऊ हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। हाल ही में भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति मलेशिया के वटोंग कैप में शुरू हुआ। यह 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। यह अभ्यास जंगल में अभियानों पर केंद्रित होगा। आगे है, पहला द्विपक्षीय नौसेना के अभ्यास इनरोकन भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? इनरोकन हुआ है भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है, और ये पहली बार आयोजन हुआ है भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य युद्धाभ्यास। और देखते हैं, भारत दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के पुसान नेवल बेस में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य नौसेना इसमें भाग ली है। आगे है, वाइस स्टैटिक्स ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो भारतीय महापंजीयक है, उन्होंने जारी की है। तो इसमें होता क्या है, इसमें वाइस स्टैटिक्स ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में भारत में पंजीकृत जन्मों की संख्या में 2.32 लाख की कमी आई है और पंजीकृत मौतों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 2.52 करोड़ जन्म पंजीकृत हुए, जबकि 2022 में 86.5 लाख की तुलना में 86.6 लाख मौतें हुई। ठीक है, ये जन्म और मृत्यु का डेटा इसमें आता है बेसिकली। आगे, अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा हब कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ स्थापित हो रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये विशाखापट्टनम में हो रहा है, विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है। गूगल की 5 AI लैब पहले से भारत में एक्टिव है। अब गूगल एक कदम आगे बढ़कर अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल AI हब के विशाखापट्टनम में बनाया जा रहा है। यह गूगल फुल स्टैक AI का हिस्सा होगा, जो भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सॉल्यूशन और AI मॉडल को तेजी से स्केल करेगा। आगे है, अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, उसको मिला है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को ये मिला है। आगे है,
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 से 2028 के कार्यकाल के दौरान के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों भारत को। भारत को चुना गया है 2026 से 2028 तक के लिए। ठीक है, यूएन का यूएन यूएनएचआरसी का सदस्य चुना गया है। आगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सहायक निकाय के रूप में 2006 में स्थापित की गई थी, जिसे पूर्व मानवाधिकार आयोग की जगह ली है। परिषद में 47 सदस्य देश शामिल है, जिसमें 3 साल के कार्यकाल के लिए क्षेत्रीय समूह के आधार पर चुना गया है। आगे है, आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है विवेक मेनन जी को चुना गया है। आगे है, किस भारतीय राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया दोस्तों बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। अगला है, किस लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है? तो उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। ठीक है, तो जो लोग उनको इच्छा मृत्यु को वैध किया है उन लोगों के लिए जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, जिनकी बीमारी ऐसी है कि उनका कोई इलाज नहीं है और उसमें वो झेल रहे हैं बीमारी को लेकर, उनको इच्छा मृत्यु करने का अधिकार है, वो डॉक्टर से कर सकते हैं। उरुग्वे कहाँ है? उरुग्वे यहाँ पे रहे, ये है दक्षिण अमेरिका अमेरिका का देश। ठीक है, दक्षिण अमेरिका है ये, और उरुग्वे यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, यह उन वयस्कों पर लागू होता है जो इच्छा मृत्यु है, जो लाइलाज और अपरिवर्तनीय बीमारी से पीड़ित हैं और असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं। यह लैटिन अमेरिका में ऐसा कानून पारित करने वाला पहला देश है। ठीक है, ये पूरा लैटिन अमेरिका में ऐसा कानून पारित करने वाला पहला देश है। आगे है, मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो भारत और ब्राजील ने ये घोषणा की। आगे इसको देखते हैं, भारत और मार्कोसुर जिसमें शामिल है, मार्कोसुर में शामिल है ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे। ठीक है, इतने देश शामिल है के बीच अधिमान्य व्यापार समझौता यानी पीटीए जो 2004 से प्रभावी है, 2009 में लागू हुआ था। यह समझौता 450 उत्पादों पर अधिमान्य शुल्क प्रदान करता है और दोनों पक्ष इस समझौते का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं ताकि व्यापार को और मजबूती मिले। हाल ही में वार्ताओं में 2030 तक व्यापार को बढ़ाकर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एम के ये ने कहाँ अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो ये भरी है दोस्तों नासिक में। ठीक है, नासिक में भरी है। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पे। बी राइश पहल किसके द्वारा शुरू की गई है जिसका उद्देश्य महिला एमएसएमई को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है? तो ये नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है, बी राइस पहल। आगे है, 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है दोस्तों चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। आईएसएफ का 11वां संस्करण दिसंबर में चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम 6 दिसंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेगा। आईआईएसएफ 2025 का विषय विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए होगा। आगे है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों निर्मल कुमार मिंडा बन गए हैं एसोचैम के अध्यक्ष। आगे, ताफलान ज्वालामुखी जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश में है? ताफलान है ईरान में। ताफलान ईरान। ठीक है, ताफलान ईरान का एक अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी है जो 3940 मीटर ऊंचा है और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। हाल के शोधों के अनुसार यह लगभग 7 लाख वर्षों की नींद के बाद फिर से सक्रिय हो गया है, क्योंकि जुलाई 2023 में और मई 2024 के बीच इसके शिखर पर जमीन लगभग 9 सेंटीमीटर ऊपर उठ गई थी।
इस ज्वालामुखी से सल्फर गैस निकलती है जो इसके अंदर की सक्रियता को दर्शाती है। आगे, झारखंड में आयोजित होने वाले 2025 साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है? तो एक हाथी है। एक हाथी है। आगे है, हुंडई इंडिया के पहले भारतीय एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो बने गए हैं तरुण गर्ग। तरुण गर्ग बन गए हैं। आगे है, किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों अहमदाबाद, गुजरात को। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? जो बन गई हैं अकय पद्मशाली। अकय पद्मशाली बन गई हैं। ठीक है। आगे है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्मावकाश यानी पीरियड लीव नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों कर्नाटक। पीरियड लीव शुरू करने वाला कर्नाटक बन गया है। और ये हर महीने हर महिला को, चाहे सरकारी हो या निजी संस्थान हो, एक दिन का, हर महीने एक दिन का अवकाश मिलेगा और टोटल एक साल में 12 दिन का अवकाश मिलेगा। ठीक है। आगे, भारत ने समुद्री तेल रिसाव सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किया है? तो किया है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया हमारा मित्र पड़ोसी देश है। इसको ये पे यहाँ पे इंडोनेशिया और भारत है और इसको ये कैप्सूल दिया है। आगे है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि मॉडल को FAO फाओ से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है? तो ये मिली है दोस्तों पश्चिम बंगाल। इसके बारे में और जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फाओ जिसको कहते हैं, ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा विकसित मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि मॉडल को वैश्विक तकनीकी मान्यता दी है। यह मॉडल मॉडल मैंग्रोव के साथ साथ झींगा पालन को एकीकृत करता है, जिसमें स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका सुरक्षित होती है, पर्यावरण भी अच्छा होता है। ये क्या है, मैंग्रोव के साथ साथ यहाँ पे झींगा पालन भी किया जाता है। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण भी बचता है और खाद्य सुरक्षा भी होती है। आगे, और रोजगार भी मिलता है। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिक डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 29 जून को। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत में योजना आयोग की नींव रखी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी थीम क्या थी? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष इसकी थीम है। आगे है, विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट, कर्नल माइकल रैंड्रियन निराना ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने लिया मेडागास्कर में। मेडागास्कर में तख्ता पलट हो गया है, तो वहां पे इन्होंने शपथ ली है। ठीक है। इसके बारे में और जानते हैं। कर्नल माइकल रैंड्रियानिरीना अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने, जब सेना ने व्यापक जनविद्रोह और विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने तात्कालिक राष्ट्रपति एंड्रयू रोज एलिना के पद से हटने के बाद शपथ ली और देश के उच्च संवैधानिक अदालत द्वारा उनकी नियुक्ति की पुष्टि हुई। यह सत्ता परिवर्तन युवा नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन की एक सप्ताह की अवधि के बाद हुआ, जिसके कारण मेडागास्कर को अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया। मेडागास्कर कहाँ पे है? तो ये है मेडागास्कर। ठीक है। और ये तो है अपना भारत। ये है मेडागास्कर। ये जो इसका एरिया है, ये वाला जो इसका एरिया है, ये समुद्र से, यहाँ से व्यापार बहुत ज्यादा होता है। आपको याद होगा वास्को डी गामा जब भारत आया था, तो वो भी इसी रास्ते से आया था भारत में, यहाँ पे इसी रास्ते से आया था। तो ये बहुत चौक पॉइंट है। यहाँ पे अस्थिरता देश को संकट में डाल सकती है या विश्व को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। आगे, रेड्रिगो पाज ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो ये बोल्विया बोल्विया में इन्होंने जीत हासिल की है। बोल्विया कहाँ है? तो यहाँ पे बोल्विया बोल्विया यहाँ पे है।
यहाँ पे एक छोटी सी झील है, इसकी झील का नाम आप मुझे बता सकते हो? क्या आप मुझे इस झील का नाम बता सकते हैं? और अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम टाइप करिए। ठीक है, मैं बता दूं, ये है टीटीकाका झील। ठीक है, ये बोल्विया और पेरू की सीमा पे है टीटीकाका झील। और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। नौकायान मतलब यहाँ पे नौकायान होता है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, नौकायान के दृष्टि से। खैर, आगे देखते हैं। भारत एशियाई 2026 से पहले एशियाई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो किया गया है दोस्तों, ये उत्तराखंड में किया गया है। आगे है, किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? तो बोडो पता है आपको, असम में पड़ता है वहां के। किस राज्य में नई कवक प्रजाति ब्रिंजोपोरस कनाडी पाई गई है? ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये पेड़ों में निकल आते हैं ऐसे। ठीक, मिट्टी में भी पेड़ में भी निकल आते हैं। आगे है, अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? 26 लाख से अधिक दिए जलाए गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आगे, चर्चित कोलम आदिवासी समुदाय किस राज्य में स्थित है, जिसके लिए बम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये जो कोलम कोलम आदिवासी समूह है, ये है तेलंगाना में। ठीक है, बम्बू प्लांट उन्होंने अपने स्वदेशी तरीके से इसको बनाने की शुरुआत की है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में कोलम आदिवासी समुदाय की पारंपरिक आजीविका को बहाल करने के लिए एक पायलट बांस वृक्षारोपण परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत संचालित है, और इसका उद्देश्य कोलम जनजाति के बांस की अस्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ताकि वे अपने हस्तशिल्प कला को पुनर्जीवित कर सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। यह पायलट परियोजना मुलगुट्टा 2 गांव में शुरू की गई है, और इसका लक्ष्य आदिवासियों को अस्थायी आजीविका प्रदान करना है। आगे, रिनकानडेला रिनकानडेला ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका कहाँ पे है? तो ये है, देखो, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका है, तो ये बीच में पड़ता है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका का बड़ा मैप यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कोस्टा रिका। आगे, पहली बार जारी की गई स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये यूनिप द्वारा जारी की गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप ने पहली स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वनों के लिए कुल निवेश 84 बिलियन डॉलर 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2030 तक इसे 3 गुना बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना जरूरी है। 2023 में 91% फंडिंग सरकारी द्वारा की गई है। आगे, ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया में किस स्थान पर रही है? तो जो भारतीय वायुसेना है वो 6ठे स्थान पर रही है। ठीक है, आगे, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तरफ से जारी एक रैंकिंग में भारत को अमेरिका और रूस के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। यानी भारतीय वायुसेना को दुनिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बताया गया है, जिस पर चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आगे, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया है चंडीगढ़ में। अगला है, अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना यानी सीटा की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया है किसने? तो ये यूआईडीआई ने इसको शुरू किया है। आगे है, गूगल क्लाउड ने किस ऑस्कर विजेता के साथ मिलकर दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बैंड मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेन लॉन्च किया है? तो ए आर रहमान के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं,
गोवर्धन असरानी, जिनका हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो एक अभिनेता थे, ठीक है। इनका एक फेमस डायलॉग है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ठीक है। इनका एक फेमस डायलॉग था, बहुत चलता था। इनका नाम था गोवर्धन असरानी, इनका निधन हो गया है हाल ही में। आगे, अक्टूबर 2025 में संपन्न वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 में भारत कौन सा पदक जीता है? तो जीता है रजत पदक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो ये गोवा ने ऐसा किया है। आगे, रच्छम चितकुल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। रच्छम चितकुल वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर और सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। गोबी रेगिस्तान यहाँ पे है, ठीक है। ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अरब रेगिस्तान है, लेकिन कहीं कहीं गोबी रेगिस्तान को भी माना जाता है, ध्यान रखना इसको। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एजेंसी ने वर्ष 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे नामित किया है? तो स्लोवानिया को नामित किया है। इसमें कुछ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी UNWTO ने 2025 के लिए कई गांवों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है, जिसमें यूएई का मास्फोत, स्लोवानिया का ब्लेड, तुर्की के 4 गांव और चीन के 4 गांव को शामिल किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह पुरस्कार किसी एक गांव को नहीं बल्कि विभिन्न देशों के गांवों की एक सूची को दिया गया है। आगे, इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन ICA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है शांता रंगास्वामी, ठीक है। शांता रंगास्वामी को ये चुना गया है। आगे है, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के किस शहर में अपने टेक्निकल मिशन को दूतावास के रूप में मान्यता दी है? तो ये काबुल को दी है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है दोस्तों, ये दिया है झारखंड को। सारंडा वन्य क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? तो ये झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कब तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2026 तक, ठीक है। 2026 तक अपनी छवि को नक्सल के मामले में सुधार लेना है। 26 से याद रखना, छवि छवि को 2026 तक अब नक्सल के मामले में अपनी छवि को सुधार लेना है। आगे, 50 साल बाद छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभयारण्य में काले हिरण यानी ब्लैक बक की वापसी हुई है? तो ये हुई है बनपारा बनपारा वन्यजीव अभयारण्य में, बनपारा काले हिरण। नेक्स्ट है, कायका सेतु पोर्टल किस राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक में। कहाँ से कर्नाटक। वर्ष 2025 का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया गया है मलेशिया में। अगला है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने तकाची, ठीक है। साने तकाइची कहीं इनका नाम है। तकाइची से याद रखना इलायची, और इलायची कहाँ पड़ती है? पान में पड़ती है इलायची। आगे, 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? भारत जो है 155वें स्थान पर है। अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 पर का आयोजन कहाँ पे होगा? तो देहरादून में होगा। आगे है, अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन ऑफ द कल्चर मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज कलाकार यानी वॉइस एक्टर कौन बनी है? तो बनी है मसाको नोजावा बनी है। आगे, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने दिवाली के मौके पर चीनी पटाखों को जब्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल। फायर माने पटाखा, फायर करना, तो ट्रेल, ऑपरेशन फायर ट्रेल। आगे, आइसयूएन कैंटन R मिलर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो डॉक्टर सोनाली घोष बन गई है। नेक्स्ट है,
भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये विकसित किया है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक क्या रही है? तो चौथी रैंक रही है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो जीता है मोरक्को ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी के लिए गोल्डन बूट का खिताब किसने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लियोन मेसी ने जीता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमारा वीकली करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट मुद्दे चर्चा में थे उसको हम कवर करते हैं। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करिए। धन्यवाद।